अब वो ये स्टार्ट। Okay ji, Assalamu alaikum. Welcome you all to the Theory of Automata class, first online session. I hope you all are safe at your home and you all will be remembering that what contents we have covered so far. Can anyone just contribute and summarize what were the contents that we were discussing in our last class? कोई थोड़ा सा वॉलंटियर करेगा या मैं स्टार्ट ले लूँ बस? जैसे लास्ट क्लास में हमने जो है लास्ट में सीएफजी जो है डिस्कस किया था, वहाँ पर रिकर्सिव और ट्री बेस पर हमने जो सॉल्यूशन किए थे उसके। एग्जैक्टली थैंक यू धीरज। हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो ये वही लास्ट लेक्चर है, लेकिन थोड़ा क्योंकि फर्स्ट सेशन है, वार्म अप सेशन है, तो मैंने सोचा थोड़ा पीछे से स्टार्ट करें ताकि हम ज़रा वार्म अप हो जाएं और फिर हम नए कंटेंट्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। इसको थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रही है क्लियरली? यस मैम। ठीक है, तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं कि जो पॉसिबल नहीं होता रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू या फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू या किसी एब्स्ट्रैक्ट मशीन के थ्रू रिप्रेजेंट करना, जिसमें बेस्ट एग्जांपल हमने देखी थी कि अर्थमेटिक इक्वेशंस या अर्थमेटिक लैंग्वेज जो होती है। इसी तरह हमारी जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये वो लैंग्वेजेस हैं कि जिनको बहुत डिफिकल्ट है रिप्रेजेंट करना थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमें कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि हम इन लैंग्वेजेस को, जो कि कंप्यूटर के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और अर्थमेटिक मैथमेटिकल लैंग्वेजेस, ये कंप्यूटर का समझे कि बहुत इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये आरी से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही हैं। तो हमें एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म चाहिए। वो मैकेनिज्म क्या हो सकता है? वो मैकेनिज्म हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकला है रिकर्सिव डेफिनेशन से। हमें पता है कि हम रिकर्जन, हमारे पास एक फिनोमिना है कि रिकर्सिव फंक्शंस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम कुछ कंडीशंस देखते हैं जिस पे वो फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर सकता है और एक डीजेनरेट केस दे देते हैं। उस डीजेनरेट केस पर वो फंक्शन जो है वो अपने आप को डीजेनरेट कर लेता है। इस रिकर्सिव मेथोडोलॉजी के थ्रू हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स नाम की एक चीज है कि जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कॉन्टेंट्स में बहुत तेजी से इसलिए लेके आगे बढ़ाती जा रही हूँ कि ये रिकर्सिव डेफिनेशंस जो है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट कंसर्न रिकर्सिव डेफिनेशन से नहीं है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? इसकी इम्प्लीमेंटेशन रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू होती है। तो जो सोल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का, वो ये है कि हम लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल करें। ये हमने नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर भी देखा है, उर्दू, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस जो होती हैं, इनको ग्रामर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को रिप्रेजेंट किया गया। ये एग्जांपल हम फिजिकल मोड में अपनी पास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छा हमें तरीका लग रहा है ग्रामर को एक्सप्लेन करने का। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ना सिर्फ कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, बल्कि इसकी नेचर कुछ ऐसी है कि इसको हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास मेथोडोलॉजी मौजूद है, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये स्लाइड हमने देखी। आप लोग प्लीज अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा, या चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये कुछ हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का पहला जो इंट्रोडक्शन, कि इस तरीके से लैंग्वेज को डिफाइन करने को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके अंदर क्या कॉन्टेंट्स हमें नजर आ रहे हैं? थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन हम देखते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर 4 चीजों से मिलकर बनती है। पहली चीज सेट ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। सेट ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं कभी कभार हम इनको, नॉन टर्मिनल भी कहते हैं। जो वी है, वी हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं। तो किसी भी ग्रामर के अंदर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल नेम्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि सेंटेंस, सब्जेक्ट, नाउन, फ्रेज, ये सब क्या है, हमने एज अ वेरिएबल इस्तेमाल किए और ये अपने आप को रिकर्सिवली फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, सीएफजी के अंदर रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं। तो पहली चीज जो हमारी सीएफजी के अंदर हो सकती है, वो हो सकते हैं सेट ऑफ वेरिएबल्स।
दूसरी चीज हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्फाबेट्स हमारे पास आरी के अंदर भी थे, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी थे, यहाँ पर भी हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं। वो सेट ऑफ अल्फाबेट्स हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में रिप्रेजेंट करते हैं नॉन टर्मिनल से। ये कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जहां पर स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रहा होता है और वो वेरिएबल्स जो है वो जो क्या कहना चाहिए अल्फाबेट्स होते हैं वो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर अकर नहीं हो रहे होते, हमेशा सिर्फ राइट हैंड साइड पर ही अकर हो रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं टर्मिनल्स और इनपुट अल्फाबेट सेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सेट ऑफ रूल्स। हर ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं और उन सेट ऑफ रूल्स को अगर हम किसी सेट के अंदर रख दें, उस सेट को कोई नाम दे दें, तो ये तीसरा सेट हमें रिक्वायर्ड होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर राइट करने के लिए। ये तीन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, अल्फाबेट सेट और रूल्स। लेकिन सेट ऑफ वेरिएबल्स में पूरा सेट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन इसका जो पहला वेरिएबल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी इंपॉर्टेंस को वाजे करने के लिए हम अलग से एक एलिमेंट के थ्रू दिखाते हैं, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, जो आपका पहला वेरिएबल ग्रामर का होता है। बाकी तमाम वेरिएबल्स की निस्बत उसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है क्योंकि आपकी ग्रामर वहां से स्टार्ट होती है। तो ये चार टपल्स होती हैं, ये चार एलिमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, या आप लोगों को याद होंगे। तो CFL आप लोगों को याद है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमने डिस्कस की थी। कोई समझाएगा कि CFL किसको कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज? हैंड रेज करके अगर कोई मुझे बता सके, आपकी इंटरेक्टिविटी मुझे मिल जाए थोड़ी सी। अरीज आपका नाम ऊपर ऊपर आ रहा है, आप थोड़ा सा बताएंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या थी? CFG और CFL दोनों में क्या डिफरेंस है? याद है कुछ, नहीं याद है? बेटा आप लोग हैं भी नहीं है, कहाँ है? अटेंडेंस वगैरह लगाऊं मैं, क्या करूं? यस मैम, धीरज हियर है यहाँ पर? धीरज के अलावा भी कोई है? यस मैम। समर अब्बास, चले आप ही बताएं। ओके प्रेजेंट। समर थोड़ा सा मुझे जवाब दे रहे हैं, तो समर आप प्लीज, याद है आपको कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हम किसको कहते हैं? डेफिनेशन सामने स्क्रीन पर भी आ रही होगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं ऐसी लैंग्वेज को, ओके लास्ट क्लास में आप कह रहे हैं मैं प्रेजेंट नहीं था, चलें। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है, रिप्रेजेंट करने का, ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। वो तमाम लैंग्वेजेस जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा अर्थमेटिक लैंग्वेज, अर्थमेटिक इक्वेशंस की लैंग्वेज, अगर ये कोई लैंग्वेज है तो ये रेगुलर लैंग्वेज तो नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस तरह की जो लैंग्वेज है अर्थमेटिक लैंग्वेज, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बहुत मुश्किल है, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की लैंग्वेज क्या है? वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, बट वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है क्योंकि हम उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। ये हमने एक स्लाइड में देखी हुई थी, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास लिखी हुई एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की CFG लिखी हुई है, और CFG बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज जिसकी CFG लिखना पॉसिबल हो, वो तमाम लैंग्वेजेस होती हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारी लैंग्वेजेस क्या हो सकती हैं? ये तमाम लैंग्वेजेस होती हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल ली थी, अगर आपको याद हो। ये हमारी फर्स्ट CFG थी जो हमने क्लास में डिस्कस की थी। आप लोगों को अगर थोड़ा रिकॉल करना चाहें, ये किस तरह की लैंग्वेज है? इस लैंग्वेज को देखकर आप क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल कौन सा है इसमें? जी एस मैम, एस है। एक ही वेरिएबल है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल भी वही है और टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स भी हमारे पास सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है जिसका नाम है एस। और इसके अंदर टर्मिनल्स कौन कौन से हैं?
एक ये ना देखो कि एम्प्टी ए है और एम्प्टी टेक्स्ट वाला है स्ट्रिंग लेमडा देखिए कह सकते हैं, ठीक है। ये नल जो है ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स हो गए। प्रोडक्शंस कितनी है इसके अंदर? आर के अंदर कितने सेट्स होंगे, कितने दो एलिमेंट्स? में दो, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं कि दो इसके अंदर रूल्स हैं, दो प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो ये हमारी पहली सीएफजी थी, ठीक है। और ये एक्सप्लेन किसको कर रही है? अगर हम देखें तो ये एक्चुअली जनरेट कर रही है एनी नंबर ऑफ एज, जितने भी नंबर ऑफ एज है। एक क्लोजर जिस लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन की जुबान में कहते हैं, तो एक क्लोजर को ये रिप्रेजेंट कर पाएगी। अच्छा, देन हमने कहा था कि ये आपको नजर आ रही होंगी, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। ये याद है आप लोगों को? अगर मैं आपको कोई इजी सीएफजी दूं, जैसे कि ये एक बहुत आसान सी सीएफजी लिखी हुई है, एस प्रोड्यूसेस ए एस और एस प्रोड्यूसेस नल, तो और मैं आपसे कहूं कि एक ए या दो ए या मल्टीपल नंबर ऑफ एज को आप प्रोड्यूस कर पाए, तो आप कर पाएंगे? यस मैम जी समर अब्बास, हैंड रेज किया आपने बेटा। ये नॉन टर्मिनल मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। नॉन टर्मिनल या वेरिएबल कह सकते हैं, मैं उसको अक्सर नॉन टर्मिनल कहती हूँ कि अक्सर बुक्स में उसको नॉन टर्मिनल कहा गया है, उसी चीज को हम वेरिएबल भी कहते हैं। ये हमारी जो हमने फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी, इस फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ टपल है, हमने कहा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर कुछ और हो या ना हो, सबसे पहले उसके अंदर एक फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स को, इस वी को मैं नॉन टर्मिनल भी कह सकती हूँ, ठीक है। नॉन टर्मिनल टर्म भी इस्तेमाल होती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी सीएफजी को देखें, ये एग्जाम्पल हमारे पास एक सीएफजी है, तो इसके अंदर नजर आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है। तो इसके अंदर अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? अगर समर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर वेरिएबल्स दो तीन मुझे बताएं जो इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आपको नजर आ रहे हो। इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस एक वेरिएबल है, ठीक है। सेंटेंस इसलिए वेरिएबल है क्योंकि सेंटेंस आगे से जनरेट कर रहा है फर्दर टू वेरिएबल्स को, जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आगे से फिर जनरेट कर रहा है एक और वेरिएबल को, ये नाउन फ्रेज वेरिएबल, ठीक है। लेकिन नाउन एक वेरिएबल है जो कि जनरेट किसको कर रहा है? एप्पल, बियर, कैट, ये वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल वो होते हैं जो कि कहाँ आकर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिर्फ नहीं, बल्कि वो कहाँ आकर होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे, आपकी ग्रामर की लेफ्ट हैंड साइड पर वो मौजूद होते हैं। आपकी प्रोडक्शन एक वेरिएबल से स्टार्ट होती है और फिर वो बताती है कि ये वेरिएबल क्या क्या जनरेट कर सकता है। इस वेरिएबल को हम नॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं। सेंटेंस वेरिएबल भी कह सकती हूँ मैं, नॉन टर्मिनल भी कह सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर ये जो 10 प्रोडक्शंस हैं, इनके अंदर डिफरेंट नॉन टर्मिनल इस्तेमाल हुए हैं। सब्जेक्ट एक नॉन टर्मिनल है, आर्टिकल एक नॉन टर्मिनल है, एडजेक्टिव एक नॉन टर्मिनल। क्लियर हुआ है समर? जी मैम जी। ये एप्पल और बियर और कैट वगैरह जो है, ये क्या चीजें हैं? ये नॉन टर्मिनल नहीं, इसको हम कहेंगे टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर आपका स्ट्रिंग टर्मिनेट होगा। जैसे ही एप्पल आ जाएगा तो फिर वहां पर वो सिंबल टर्मिनेट हो जाएगा, मजीद अब कुछ जनरेट नहीं हो रहा। अगर नाउन ने एप्पल को जनरेट कर दिया तो अब मजीद वहां से कुछ जनरेट नहीं होगा। सेंटेंस ने सब्जेक्ट को जनरेट किया था, लेकिन सब्जेक्ट को जनरेट करने के बाद सब्जेक्ट कुछ और जनरेट करेगा, नाउन फ्रेज कुछ और जनरेट करेगा। जब तक ये आपस एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं तब तक हम इनको वेरिएबल या नॉन टर्मिनल कहेंगे। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर नाउन एप्पल को जनरेट करे या वर्ब फॉलोज को जनरेट करे, वहां पर आपकी डेरिवेशन स्टॉप हो जाएगी। तो उस जो अल्फाबेट्स होते हैं, इन सिंबल्स को हम वेरिएबल नहीं कहते, इन सिंबल्स को हम कहते हैं इनपुट सेट, अल्फाबेट सेट, या हम इनको टर्मिनल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर हो रही है बात बेटा? यस मैम। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? ये हमने डेरिवेशन की एग्जांपल ली थी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेशन। अगर मैं आपको एक प्रोडक्शन रूल सीएफजी दूं और उस सीएफजी के से मैं आपसे पूछूं कि आप इससे 6 एज मुझे ड्राइव करके दे सकते हैं, तो ये कुछ प्रोसेस होगा। हमने लास्ट क्लास में व्हाइट बोर्ड पर किया था, तो आई होप कि आप लोग इस तरह कर सकेंगे। सब कर पाएंगे या नहीं? अगर मैं आपको ये एक ग्रामर दिखाऊं और मैं आपसे कहूं कि इससे मुझे ड्राइव करके दिखाएं, क्या ड्राइव करके दिखाएं? मुझे
2 A's ड्राइव करके दिखाएं तो आप कर पाएंगे? कितने यस लोग मैम कर कर पाएंगे। इसमें हो जाएगा। हो जाएगा। अगर बात ये प्रॉब्लम है कि उसको लग रहा है कि नहीं हम डेरिवेशन नहीं आ रही है, तो वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकता है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों को डेरिवेशन में अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलें, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स की थी लास्ट क्लास में। अच्छा, डेरिवेशन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। किसी स्ट्रिंग को किसी ग्रामर से जनरेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। इस तरीके को हम कहते हैं डेरिवेशन, जहां पर हम एस से प्रोड्यूस करते हैं एएस और एस को फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं एएस में, फिर एस को फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं एएस से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेशन। लेकिन हमारे पास इसका एक अल्टरनेटिव प्रोसेस भी है जो कि ज्यादा उसकी रीडेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है, और बहुत सारे जगह पर डेरिवेशन के बजाय हम उस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं। उसको हम कहते हैं पार्सिंग, पार्स ट्री बनाना। ठीक है, ये किसी स्ट्रिंग को हम ट्री के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम रूट नोड पर रखते हैं अपना स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, और फिर हम किसी एक प्रोडक्शन को सिलेक्ट करते हैं, या तो नीचे वाली या ऊपर वाली। अभी मेरे पास दो प्रोडक्शन है तो किसी एक प्रोडक्शन को सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मैंने पहली प्रोडक्शन को सिलेक्ट किया है तो मैं दो ब्रांचेस बना दूंगी। एक ब्रांच जो है वो पहले सिंबल को जनरेट करेगी, दूसरी ब्रांच दूसरे सिंबल को जनरेट करेगी, और इस प्रोसीजर से भी हम किसी स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं। ये जब तक एएस अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा जब तक कि ये डीजेनरेट केस अकर नहीं हो जाता कि एस नल को प्रोड्यूस नहीं करता। अगर हम ये प्रोडक्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये देख रहे हैं कि डीजेनरेट हो रहा है। अब एस आखिरी टर्मिनल को कॉल कर रहा है लैम्डा, और उसके बाद किसी चीज को कॉल नहीं कर रहा। तो ये मेथड जो डेरिवेशन का, इसको हम कहते हैं पार्स ट्री। तो आप हो सकता है कि आपको डेरिवेशन करने में आसानी होती हो सकता है आपको पार्स ट्री बनाने में आसानी होती है। दोनों ही मेथड्स अवेलेबल हैं किसी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं और आगे चलते। नहीं तो ये एक और एग्जाम्पल हमने ली थी, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। इस एग्जाम्पल के अंदर कोई एक्सप्लेन करेगा कि इस एग्जाम्पल में क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? कितने टर्मिनल्स हैं, कितने नॉन टर्मिनल्स हैं, कितनी प्रोडक्शंस हैं? इसमें जो है नॉन टर्मिनल एक ही है ऐसे, और टर्मिनल्स भी दो हैं, ए और लैम्डा। दो टर्मिनल्स हैं ए और लैम्डा। नॉन टर्मिनल्स कितने हैं? एक ही है, एस एक ही है, और स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल भी वही है। डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं। धीरज और समर के अलावा कोई इंटरेक्टिव नहीं हो रहा, बट आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगी। सुन रहे हैं मैम, वेरी गुड, सुन रहे हैं हम, सुन तो रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा सा थे ना, हम लास्ट क्लास में थे ना, तो ये आपने करवाया था इसलिए। अच्छा, नई चीज नहीं है। बस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग की इंटरेक्टिविटी आएगी, मुझे समझ में आएगा कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आगे चलूँ, फिर मैं कोई नई चीज पढ़ाऊँ। चलें आगे चलते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ तक अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो, इस लेक्चर को हम कंक्लूड करने की तरफ आते हैं। स्ट्रिंग्स हमने ड्राइव किए थे लास्ट क्लास में। एम्बिग्विटी मैंने आपको पढ़ाया था। एम्बिग्विटी थोड़ा रिवाइज कराएंगे? जिशान आप बता दें बेटा, एम्बिग्विटी क्या होती है? यस मैम, जिसमें मैम दो एक चीज जो थी ना लैंग्वेज, मतलब हमें दो तरीके के जो ट्री डायग्राम्स यहाँ उसकी डेरिवेशन दो थे। जैसे आपने एग्जांपल भी दी थी उसमें कि लाइक पीछे एक एग्जांपल थी ना, ट्री डायग्राम था उसमें, मतलब एक ही लैंग्वेज के दो दे रही थी, तो हमें मतलब कंफ्यूजन होती है कि कौन सा चूज करना है। और ये इशू था इसलिए जैसे यहाँ पे था कि उसमें जैसे कोई एक्सप्रेशन हम जब सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का आपने एग्जांपल दिया था कि अगर प्लस पे लिया जाए या मल्टीप्लिकेशन बाद में जाए, ऐसा एग्जांपल था जैसे ये वाला है सामने वाला। ये आपके सामने है स्क्रीन पे, अगर आपको नजर आ रहा है आपके सामने मैंने एग्जांपल खोल दिए। इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, वैसे मैथमेटिकली देखा जाए, अगर कोई एग्जांपल ले लें 2 + 3 और मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई और रखें, ये हमने तो एग्जांपल जब हम कि ये ग्रामर है हमारी और ये स्ट्रिंग है id + id × id। तो अब क्या होगा जब मैं इसको ड्राइव करने की कोशिश करूंगी तो दो मिल सकते हैं, इसके पॉसिबल में दो मिल सकते हैं। दो हमारे पास अलग अलग पार्ट्स भी आ रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन है कि ये क्यों आ रहे हैं, तो हम इस लैंग्वेज को जो है जी दो पार्ट्स ट्री इसलिए आ रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पहले लेफ्ट वाले ई को एक्सप्लोर या राइट वाले ई को एक्सप्लोर करूं। अगर मैं कहती हूँ कि मैं पहले राइट वाले ई को एक्सप्लोर करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पार्ट्स ट्री आएगा, लेकिन अगर मैं पहले लेफ्ट वाले ट्री को एक्सप्लोर करूंगी तो मेरे पास इस तरह का ट्री आएगा। ठीक है,
तो हमें ये वेग अप्रोच नहीं रखनी होती है। लेट सपोज अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर हमने सोचा है कि हमेशा राइट वाले टर्मिनल को पहले, नॉन टर्मिनल को पहले एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर हम हमेशा राइट वालों को पहले करें। और अगर हम लेफ्ट वाले को पहले करना चाह रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट वाले को पहले करें। कोई एक रूल इनमें सेलेक्ट करते हैं। तो आखिरी ये कंक्लूड हम यहाँ पर करते हैं कि अगर हमने ये रूल रखा है कि सबसे पहले ग्रामर एक है हमारे पास, और हम हमेशा उस ग्रामर को एक्सप्लोर करते वक्त, किसी स्ट्रिंग को ड्राइव करते वक्त, फॉर एग्जांपल ये ग्रामर है और ये स्ट्रिंग है, जब भी मुझे कोई स्ट्रिंग ड्राइव करना होगा अपनी ग्रामर से, और मैंने ये रूल बना लिया है कि मैं हमेशा लेफ्ट वाले एलिमेंट को पहले एक्सप्लोर करूंगी, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब है कि मैंने ई से प्रोड्यूस किया, ई मल्टीप्लाई बाई ई, अब मेरे पास दो ई है, मैं इस ई को भी एक्सप्लोर कर सकती थी, इस ई को भी एक्सप्लोर कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रही हूँ, इसलिए मैं लेफ्ट वाले ही ई को एक्सप्लोर करूंगी, और इसको एक्सप्लोर करके मैंने ई प्लस ई में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास 3 ईज है, मेरे पास चॉइस है कि मैं किस ई को पहले एक्सप्लोर करूं, लेकिन अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रही हूँ तो मैं पहले लेफ्ट वाले को ही ड्राइव करूंगी। अभी भी मेरे पास दो चॉइस है, दो ईज है, लेकिन मैं लेफ्ट वाले को ही चूज कर रही हूँ। इस प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन को हम कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है जहां पर हम ये बाउंड रहते हैं कि हमेशा लेफ्ट एलिमेंट को पहले एक्सप्लोर करते हैं और बाद में राइट हैंड साइड की तरफ मूव होते हैं। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। अगर आपको बाउंड किया जा रहा है कि आप किसी स्ट्रिंग को राइट मोस्ट तरीके से ड्राइव करें तो वहां पर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पहली प्रोडक्शन हमने सेलेक्ट की ई प्लस ई, अब मेरे पास दो चॉइस है कि मैं ई को एक्सप्लोर करूं या इस वाले ई को एक्सप्लोर करूं। अगर मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रही हूँ तो मेरी चॉइस हमेशा होनी चाहिए राइट साइड वाला नोड, ठीक है। इस ई को पहले एक्सप्लोर करूंगी और फिर मेरे पास फर्दर चॉइस आती जाएगी, तो हर दफा मैं हमेशा राइट वाले को करेंगे को एक्सप्लोर करूं। तो ये डिफरेंस होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर। हो सकता है कि अगर मैं आपको एग्जाम के दौरान कोई ग्रामर दी जाए और उस ग्रामर के साथ एक इनपुट स्ट्रिंग दिया जाए और आपसे कहा जाए इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करे। डेरिवेशन तो डेफिनेटली तकरीबन पूरी क्लास परफॉर्म कर ही सकती है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। हो सकता है उस वक्त आपको बाउंड किया जाए कि आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करें या राइट मोस्ट डेरिवेशन करें। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हुए हमें रूल अपने ध्यान में रखना होता है कि हमेशा लेफ्ट साइड वाले नॉन टर्मिनल को पहले एक्सप्लोर करते हैं, और राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हुए हमें ये रूल अपने ध्यान में रखना होता है कि हमेशा हम राइट साइड वाले नॉन टर्मिनल को पहले एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो रहे? अच्छा मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछ सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर इसको कंक्लूड करें। यस मैम, एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा। मैम ये हमने यहाँ पे ई क्यों लिया है? यहाँ पे आईडी लिखा हुआ था, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, तो यहाँ पे हमने ई लिया है, एक नॉन टर्मिनल। हाँ देखें, वही बात है कि जब आपको क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में आपको दो चीजें मिली होंगी। आपको मिली होगी एक तो ग्रामर, जाहिर है हमें ग्रामर, लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन ही ग्रामर है। अच्छा, अब इस ग्रामर से प्रोड्यूस क्या क्या हो सकता है? ग्रामर तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें ग्रामर को थोड़ी इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल होगा इनपुट, कि कौन सा इनपुट इसमें जनरेट हो सकता है और कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एफएस पढ़ रहे थे, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे थे, वहां पर क्या कर रहे थे कि आपके पास एफए होता था, लेकिन एफए एक्चुअली हम उसका काम तो नहीं होता था। एफए को तो हम प्रोसेस करके देखते थे कि कौन सा इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है। तो अब ये ग्रामर तो हमारे सामने है, लेकिन अब कोई ना कोई इनपुट आपको दिया जाएगा कि ये इनपुट इस ग्रामर से पार्स हो सकता है या नहीं, ये इनपुट इस ग्रामर का पार्ट है या नहीं। तो ये हमने स्ट्रिंग ले लिया, ये एक एक्सप्रेशन ले ली, और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये स्ट्रिंग है। जैसे हम करते थे ना, मैं आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन देती थी और फिर मैं आपसे पूछती थी कि ए बी इस रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट है या नहीं, इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। आप मुझे यस या नो में आंसर देते थे। अब बात दूसरी है, मैं आपको दिखा रही हूँ एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और मैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को दिखा के आपसे पूछ रही हूँ कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से ड्राइव हो सकता है या नहीं हो सकता। आप कहेंगे हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी आपको पता कैसे चलेगा, या कंप्यूटर सिस्टम को पता कैसे चलता है कि ये सही है या नहीं है? एग्जैक्टली इसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के वक्त। जो आप सी लैंग्वेज में, जावा में जो प्रोग्राम्स लिखते हैं, एक्चुअली उन प्रोग्राम्स के लिए आपकी सी और जावा के पीछे इस तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी गई होती है। और जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो आपको बताता है कि आपने प्रोग्राम सही लिखा है या एरर जनरेट करता है। एरर कब जनरेट करता है? एरर तब जनरेट करता है कि जब आपने जो प्रोग्राम लिखा होता है वो उस ग्रामर से ड्राइव नहीं हो पाता, ठीक है।
तो यहाँ पर हम अभी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में इन चीजों को बहुत डेप्थ में देखते हैं। अभी हम बहुत सिंपल एग्जांपल से इस फिनोमेना को समझ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामर है तो उस ग्रामर से कौन से स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं और कौन से नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये स्ट्रिंग ले लिया था कि अब क्या ये स्ट्रिंग id प्लस id मल्टीप्लाई बाय id इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है या नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको स्टार्ट करने के लिए एक ही कंडीशन है। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेरिवेशन कैसे स्टार्ट की जाए, तो इसकी डेरिवेशन हमेशा स्टार्ट होगी कहाँ से। अब्दुल सलाम आप हैं यहाँ पर मौजूद? आदर्श मौजूद है? मैम ई से स्टार्ट, यस मैम, यस ई से स्टार्ट होगी मैम, ई से स्टार्ट होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो भी हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है ना, डेरिवेशन हमेशा स्टार्ट होती है ई से। अब सवाल ये है कि मुझे मेरे पास है ई और मुझे ड्राइव करना है ये स्ट्रिंग, तो मैं ई से किस तरह से इस स्ट्रिंग तक पहुंच सकती हूँ। तो मुझे एक प्रोडक्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं लेट सपोज कोई प्रोडक्शन सेलेक्ट करती हूँ, मैंने ये वाली प्रोडक्शन सेलेक्ट कर दी कि ई प्रोड्यूस कर सकता है ई मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है। अगर आपको वो वाली प्रोडक्शन सेलेक्ट करनी थी तो ई प्लस ई भी सेलेक्ट हो सकती है, उसकी डेरिवेशन इस साइड पर हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली क्योंकि ई प्रोड्यूस कर सकता है आईडी भी। लेकिन अगर मैं सिर्फ आईडी सेलेक्ट कर लूंगी तो मैं इस स्ट्रिंग को कभी जनरेट नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ आईडी रह गया, वो तो टर्मिनेट हो Yes, जाएगा एक आईडी के ऊपर। लेकिन मुझे तो एक स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे अल्फाबेट्स मौजूद हैं, तो मैं आई ई मल्टीप्लाई बाय ई को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं इस स्ट्रिंग के थोड़ा सा करीब हूँ, ठीक है, अब मैं शायद ये जनरेट कर सकती हूँ। तो अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लोर किस तरह से करूँ। फर्दर एक्सप्लोर इस तरह से कर सकते हैं कि मैं इस ई को फर्दर एक्सप्लोर करूँ। ये ई ऐसा कुछ क्या प्रोड्यूस करे कि हम इस इनपुट के और नजदीक आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई तो मैम ई पहले प्लस ई जनरेट कर करेंगे सकते यहाँ, प्लस हैं, कर लें मैम, कर ई सकता प्लस है, ई। हमें पता है ये प्रोडक्शन अगर आप देखें ई प्रोड्यूस कर सकता है ई Yes, ma'am. प्लस ई, तो मैं इस वाले ई को ई प्लस ई से रिप्लेस कर सकती हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इधर तक पहुंचना है। ये मेरे सामने कंपाइलर के सामने हमेशा इनपुट मौजूद होता है, तो मैं इस ई को एक्चुअली क्या कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ इस वाली प्रोडक्शन से। ई प्लस ई के साथ। क्लियर हो गया? यस मैम। तो अब मैं इसके बदले लिख रही हूँ ई प्लस ई, और बाकी मल्टीप्लाई बाय ई तो जो है ये तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, ये अपनी जगह वैसे का वैसे ही रहेगा। और फिर फर्दर अब क्या कर सकते हैं कि ये ई प्रोड्यूस कर सकता है क्या। वैसे मुझे 3-4 स्टेप लगने चाहिए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी एक ही स्टेप में ही काम कर रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब मुझे पता है कि ये ई ऐसा क्या ई प्रोड्यूस से करे आईडी बना सकते हो, कि और नजदीक पहुंचाऊं। मैं आईडी बना आईडी, अगर ID मैं इस ई या से फिर आईडी प्रोड्यूस करवा लूं, एक मिनट ये अगर मैं इस ई से आईडी प्रोड्यूस करवा लूं तो ID जाहिर है प्लस हम इसके और करीब हो गए, ठीक है। प्लस एक और ई है मेरे पास, इससे प्लस भी आईडी आईडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इंटू आई। एक और ई है मेरे पास, मैं फिर से आईडी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो ये देखिए ये स्ट्रिंग, क्योंकि मैं ई से चली थी और मैं इस स्ट्रिंग तक पहुंच गई, तो मैं कहूंगी कि हाँ ये स्ट्रिंग इस ग्रामर के अंदर एक्सेप्टेबल है। ऐसा भी हो सकता था, लेट सपोज कि मैं यहाँ तक पहुंचती और यहाँ पर आईडी ना होता, कोई और होता, सिर्फ आई होता, तो अब मैं इस ई से तो आईडी प्रोड्यूस कर लेती, इस ई से तो आई प्रोड्यूस कर लेती, मगर इस ई से मैं आई प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, आईडी प्रोड्यूस कर सकती थी। अगर ये सिचुएशन हो जाती तो मैं कहती कि नहीं ये स्ट्रिंग जो ऊपर लिखा है ये इस ग्रामर से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लिखा है आईडी और यहाँ पे अगर मैं आईडी ई से प्रोड्यूस कर दूं तो ये एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से ड्राइव हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस प्रोसेस को यस हम मैम। कहते हैं डेरिवेशन, और डेरिवेशन में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, आगे चलें। सही है मैम। यस मैम, आगे एग्जैक्टली चलते हम कंक्लूड कर रहे हैं वही लेक्चर जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो इससे आगे की करेंगे, तो अगर यहाँ पर कोई चीज कंफ्यूजन रह गई तो उसको प्लीज क्लैरिफाई जरूर कर लीजिएगा। हैं। ओके मैम। वेरी गुड, चलें आगे चल रहे हैं। तो अगला लेक्चर ये एलएमएस पर अपलोडेड है, और अगर आपको फिर भी बाद में कोई क्यूरी रह जाए तो फोरम एलएमएस पर मैंने बनाया हुआ है, एलएमएस पर आप फोरम पे क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा। आप लोगों को आता होगा ना? यस मैम, आता है। आप वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा। यस मैम। अच्छा, अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में थोड़ा आगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर
ये फॉर्मल डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते किसको हैं? इन 4 मैम टपल्स को, जब हम ये 4 टपल्स इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो तमाम लैंग्वेजेस जिनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा सकती है, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। अच्छा, एक और मजे की बात ये है कि हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? सागर अली बेटा, रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? मैम जो रेगुलर एक्सप्रेशन से हम जनरेट कर सके लैंग्वेज उनको रेगुलर लैंग्वेज। आपकी आवाज बेटा मुझे नहीं आई, दोबारा बोलेंगे आप? मैम जो लैंग्वेजेस हम रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट कर सके उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तमाम लैंग्वेजेस जिनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सके वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। अच्छा, ये एक बहुत मजे की बात है कि वो तमाम लैंग्वेजेस जो कि रेगुलर हैं, जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस से रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, एफए से टीजी से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, वो तमाम लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से भी लैंग्वेज रिप्रेजेंट हो सकती हैं। तो तमाम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो अगर रेगुलर लैंग्वेज है ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज डेफिनेटली होगी, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी जितनी भी वो लैंग्वेजेस जो कि हमने एफएस में आरई में डिस्कस की हैं, अगर मैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज का आपसे कहूं कि आप मुझे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख कर दें, तो उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज की। नॉन रेगुलर लैंग्वेज जैसे कि इक्वल, हमने कहा इक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है, हम नहीं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते ऐसी कि जिसमें हम कहें कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज हमेशा इक्वल हो। हम इवन की तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो हमने लिखी, एफए भी बनाया। लेकिन इक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर हम कह रहे हैं कि ए और बी का जो नंबर हो वो हमेशा सेम रहे, अब ये नॉन रेगुलर हो जाता है, हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, तो ये नॉन रेगुलर है। इसी तरह अगर पैलिंड्रोम में आपसे कहूँ कि एक ऐसी लैंग्वेज कि वो हमेशा जो है उसका रिवर्स सेम ही हो, तो ये अगर कोई लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर कौन से स्ट्रिंग्स हैं? वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि पैलिंड्रोम है, जो जिनका रिवर्स अगर हम करें तो वो भी वही लैंग्वेज बन जाता है, जैसे ए बी ए, ये एक पैलिंड्रोम वर्ड है। तो ये भी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना पॉसिबल है। बहुत सारी रेगुलर लैंग्वेजेस, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा सकती है। ठीक है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज अगर आपके पास है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर है तो फॉर श्योर आप उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। तो इसका स्कोप काफी बड़ा है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी, रेगुलर लैंग्वेजेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको समझ आया है? इस वेन्स डायग्राम के थ्रू मैं आपसे क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ बात? एमसीक्यूज वगैरह में कभी कभार इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल दे सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ इस वक्त मुझे एग्जाम्पल दें एक ऐसी नॉन रेगुलर लैंग्वेज का कि जिसकी सीएफजी लिखी जा सकती है। क्या आपने क्या बोला, रिपीट करें मैम? मैं ये पूछ रही हूँ कोई एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज ऐसी बताएं जो कि लैंग्वेज हो, नॉन रेगुलर हो, मगर सीएफएल हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उसकी लिखी जा सकती हो। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा सकती है मैम। पैलिंड्रोम लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है। पैलिंड्रोम की लिख सकते हैं, फॉर श्योर लिख सकते हैं, डिस्कस जिसमें करेंगे। हर कोई इसके अलावा आज जनरेट के करके हर लेक्चर एक, भी हमने डिस्कस किए हैं। जी मैम वैसे तो हमने ई अर्थमेटिक और ई जो हमने की, ई प्लस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अच्छा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की भी हमने देखी, सीएफजी। नेचुरल लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सब नॉन रेगुलर है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखी जा सकती। नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनकी भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखी जा सकती, मगर इन सबकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिखी जा सकती है, जो कि हमने भी एग्जांपल्स में डिस्कस भी की है। डेफिनेटली आपकी ये बात भी सही है, पैलिंड्रोम की भी हम ग्रामर लिख सकते हैं। वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, जरूर हम किसी क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपकी ये बात भी सही है कि हम yes, पैलिंड्रोम की भी लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, फॉर श्योर लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चले आगे चलते हैं। थोड़ा सा हाँ, क्योंकि अभी अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट हो सकती है।
तो इसका मतलब है कि रेगुलर लैंग्वेजेस का, एफएस का, रेगुलर एक्सप्रेशंस का सीएफजी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ऐसा है ना, कुछ नजर आ रहा है कि हमें कि सारी अगर रेगुलर लैंग्वेजेस सीएफजी से रिप्रेजेंट हो सकती हैं तो उनको रिलेट कैसे करें। एक्चुअली जितने भी वेरिएबल्स हैं, अभी समर पूछ रहे थे कि वेरिएबल या नॉन टर्मिनल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया, तो अगर आप में से किसी को भी बहुत ज्यादा उसको और ज्यादा पढ़ने की, समझने की जुस्तजू है, तो आप इसको और रिलेट कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसके अंदर हम कुछ नॉन टर्मिनल्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपको एक ग्रामर नजर आ रही है, अगर मैं इस ग्रामर की बात करूं तो इसमें कितने नॉन टर्मिनल्स हैं? 3 जी कितने बेटा? 3 है। 3, वेरी गुड। एस, एम और एफ, एक ठीक है। स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल कौन सा है? एस। एस, वेरी गुड। एस है मैम। तो सीएफजी को हम ऑटोमेटा से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि इसके जो 3 नॉन टर्मिनल हैं, इन तीनों को हम एज एन स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि अगर इस सीएफजी का मैं एक ऑटोमेटा बनाना चाहूँ, एक एफए बनाना चाहूँ, तो कैसे बनेगा कि उसके अंदर 3 स्टेट होंगी। एक स्टेट एस होगी, एक स्टेट एम होगी और एक स्टेट एफ होगी। 3 स्टेट्स होंगी। अच्छा, इन तीनों स्टेट्स में इनिशियल स्टेट कौन सी होगी? एस स्टार्ट होगा। एस, जो हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, जो कि इस केस में एस है, वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी। और हमारी फाइनल स्टेट हमेशा कौन सी होगी? एफ। जो सबसे आखिरी होगी, जो हमारे जिसमें सारे टर्मिनेट हो रहे होंगे, ठीक है, सारे जो नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर, टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रही होगी। तो एफ हमारी फाइनल स्टेट है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि एस एक स्टेट है और एम भी एक स्टेट है। अगर एस स्टेट पे ए इनपुट दिया जाएगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? एम पर। हम इसको एच कंसिडर कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन वाला जो एरो है, इस प्रोडक्शन वाले एरो को एफ ए बनाते वक्त हम एक एज कंसिडर कर सकते हैं कि एस एक स्टेट है, एम एक स्टेट है, और हम ए वाली एज बनाएंगे तो एस से हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे? एम तक। तो फॉर एग्जाम्पल ये ग्रामर आप अपने ध्यान में रखिए, ये एफ ए। अब आप देखिए, एस से अगर ए इनपुट मिलेगा तो मैं एम पर चली जाऊंगी, एस से अगर ए इनपुट मिलेगा तो मैं एम पे जा रही हूँ, एम से अगर बी इनपुट मिलेगा तो मैं वापस पे चले आ रही हूँ, एम से अगर बी इनपुट मिल रहा है तो मैं वापस एस पे आ रही हूँ, ठीक है। एस से अगर ए पे इनपुट मिलेगा तो एम पर जा रहे हैं। ये दोबारा हमने ये एक स्ट्रिंग की डेरिवेशन लिखी है। तो आपको ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम। 100%। यस मैम। तो और इसको हमने फाइनल, क्योंकि लास्ट प्रोडक्शन थी, इस लास्ट प्रोडक्शन की बुनियाद पर हमने इसको फाइनल स्टेट कंसीडर कर लिया। तो इस वजह से जब एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा रही है तो डेफिनेटली जो भी जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं जिनका एफए बन सकता है, उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन सकती है। अगर आपके पास एफए मौजूद है तो उस एफए को देख देख कर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डेफिनेटली ड्राइव कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हमारे पास 2 टाइप की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला टॉपिक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप सो रहे थे तो दोबारा जाग जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारे पास 2 तरह की होती है। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो सकती है रेगुलर और एक हो सकती है नॉन रेगुलर। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नॉन रेगुलर होगी, फिलहाल जब तक हमें कुछ और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ लें कि आपने बिल्कुल उसको वेग अंदाज में बना लिया, रैंडम तरीके से बना लिया, जैसे रूल आपको पसंद आए वैसे रूल आपने रख लिए। मैंने आपसे कहा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखे और आपको जैसे समझ में आया आपने वैसे लिख दी, उसमें किसी भी किस्म के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो वो हो सकता है नॉन रेगुलर सीएफजी हो, और हो सकता है उसके अंदर एम्बिग्विटी हो। एम्बिग्विटी यानी कि आपने देखा कि मेरे पास जैसे ई वाली हमने लास्ट स्लाइड में ग्रामर देखी, तो उसके हमारे पास 2 ट्रीज आ रहे थे, 2 डेरिवेशंस आ रही थी। तो अगर ग्रामर नॉन रेगुलर होगी तो उसके अंदर एम्बिग्विटी होगी फॉर श्योर। तो एम्बिग्विटी को रिमूव करने का हमारे पास क्या तरीका है? ऐसी ग्रामर कैसे लिखें कि उसके अंदर कभी एम्बिग्विटी ना हो? अब ऐसा कोई तरीका तो हमारे पास है नहीं, तो हम कहते हैं कि रेगुलर ग्रामर लिखें। अगर हमारी ग्रामर रेगुलर हुई तो उसके अंदर कभी एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर ग्रामर्स जो होती हैं वो अनएम्बिगुअस होती हैं, और नॉन रेगुलर ग्रामर के अंदर एम्बिग्विटी हो सकती है। अब ग्रामर को रेगुलर कैसे बनाएं? नॉन रेगुलर सीएफजी की हमने एग्जांपल देखी थी, ये बात मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो सीएफजी लिखी है, ठीक है, लिखी है, सही है, वैलिड है, लेकिन वैलिड होने के साथ साथ ये एम्बिगुअस है। अगर ये एम्बिगुअस क्यों है? क्योंकि ये नॉन रेगुलर है। अगर ये रेगुलर होती तो फिर इसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होती। तो अब रेगुलर ग्रामर को कैसे बनाएं?
रेगुलर ग्रामर को बनाने का हमारे पास दो कन्वेंशन है कि हमेशा जब प्रोडक्शन रखें तो उसको दो तरीके से रखें। एक नॉन टर्मिनल या तो सेमी वर्ड को प्रोड्यूस कर रहा हो या पूरे के पूरे वर्ड को प्रोड्यूस कर रहा हो। ये स्लाइड समझ में आ रही है? ये थोड़ा जो कोहेन की बुक है उसके अंदर थोड़ा इस तरीके से लिखा गया है कि शायद उसको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो, तो ये एक और बुक से मैंने एग्जांपल लिए, इस बात को आप समझें। एक CFG अगर रेगुलर होगी वो हमेशा इस फॉर्म में होगी, एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा होगा एक नॉन टर्मिनल को और एक टर्मिनल को। हमेशा A प्रोड्यूसेस एक नॉन टर्मिनल, टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा होगा, साथ में नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा होगा, या फिर इस शक्ल की प्रोडक्शन होगी। सिर्फ आपकी प्रोडक्शन इन दो शक्ल की हो सकती है, कैपिटल शक्ल की नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? यस मैम। नहीं आ रही? आ रही है मैम, आ रही आ है। रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ये CFG जो है ये रेगुलर क्यों नहीं, या मुझे इसको अगर रेगुलर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं? वो ही आ रहा है ना, इसलिए वो इसकी ये प्रोडक्शन सही है, हम कह रहे हैं। मैं एक मिनट थोड़ा सा अगर ये कॉपी कर लूं यहाँ पर, जो रेगुलर CFG होती है वो हमेशा उसकी जो प्रोडक्शंस होती हैं वो इन दो शक्लों की होती है। ये जो यहाँ पर लिखी है ये रेगुलर है, ये नॉन रेगुलर है। तो पहले ये प्रोडक्शन, ये वाली प्रोडक्शन रेगुलर है, ये इस कन्वेंशन को फॉलो कर रही है या नहीं? लास्ट वाली कर रही है। E प्रोड्यूसेस ID, ये इस मैम फॉर्म लास्ट में वाली है कर या रही नहीं है? Yes, एक ma'am, ये ये है, मैम एक नीचे नॉन वाली टर्मिनल है, वो फॉर्म में। एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। नॉन टर्मिनल भी एक है और टर्मिनल भी एक है, तो ये शेप मिल रही है इन दोनों में से किसी एक जी प्रोडक्शन मैम, से? यस मैम, लास्ट यस वाली ये मैम। वाली नीचे वाली से मिल रही है, ठीक है, लास्ट वाले मिल बिल्कुल रहे वैलिड है। अगर इस ग्रामर के अंदर सिर्फ ये एक प्रोडक्शन होती तो ये ग्रामर होती रेगुलर। रेगुलर। लेकिन अब ये वाली प्रोडक्शन देखते हैं। इस प्रोडक्शन के अंदर एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को 2 दफा और एक नॉन टर्मिनल। अगर ये ऐसे लिखी होती, स्टार होता और ई होता, तो ये इस फॉर्म में होती, ठीक है, बिल्कुल। एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ई भी लिखा हुआ है तो ये एक नॉन रेगुलर शेप है। समझ में आ रही बात? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें ग्रामर को रेगुलर रखना है CFG को, तो उसकी प्रोडक्शन हमेशा इस शक्ल की होगी, या तो A प्रोड्यूसेस XB वाली शक्ल होगी या A प्रोड्यूसेस X वाली शक्ल होगी। क्लियर हो रही है बात मेरी आपको? अच्छा मैम, ये जो आपने कहा कि स्टेरिक लगाओ सिर्फ, तो वो क्या होगी? रेगुलर होगी? नहीं होगी वो? हाँ, ये प्रोडक्शन बिल्कुल सही थी। यानी क्यों सही है? क्योंकि X क्या है, सॉरी, ये स्टार क्या है? स्टार है टर्मिनल, स्टार है अल्फाबेट, और ई क्या है? नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल। तो ये कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है। ये A प्रोड्यूसेस, एक स्मॉल x लिखा है और B लिखा है, एक जनरल फॉर्म लिखी है समझाने के लिए कि प्रोडक्शन में नॉन टर्मिनल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। ये अलाउड है, ये बहुत अच्छी शक्ल है, ये शक्ल हमें चाहिए कि एक जो नॉन टर्मिनल है वो क्या प्रोड्यूस करे, एक वेरिएबल क्या प्रोड्यूस करे, एक अल्फाबेट प्रोड्यूस करे और साथ में नॉन टर्मिनल। ये बेहतरीन है। अगर ये नहीं कर सकता तो खाली एक टर्मिनल ही प्रोड्यूस कर दे। इन दोनों में से किसी एक शेप की हमारी अगर CFG है तो बेहतरीन है, लेकिन अगर इन दोनों शेप्स की नहीं है तो इसका मतलब है वो रेगुलर नहीं, वो नॉन रेगुलर। तो इसकी जो ये वाली दोनों प्रोडक्शन है, E+E वाली और E मल्टीप्लाई वाली, ये दोनों नॉन रेगुलर है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 नॉन टर्मिनल ले रहे हैं, ये इस शेप की नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर ग्रामर 2 शक्लों की हो सकती है, या तो इस शक्ल की हो सकती है या ये भी ठीक है कि A प्रोड्यूसेस BX। बात वही है, सेमी वर्ड को प्रोड्यूस करे, या तो पूरे A प्रोड्यूस कर रहा है पूरे के पूरे वर्ड को, या प्रोड्यूस कर रहा है सेमी वर्ड को, आधे वर्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और आधे वर्ड को बाद में करेगा, ठीक है। तो ये वेग तरीके से लिखा है, इसका कहने का मकसद ये है कि एक नॉन टर्मिनल या तो पूरे के पूरे वर्ड को ही प्रोड्यूस कर दे, जैसे कि A प्रोड्यूस कर रहा है X, या फिर वो सेमी वर्ड को प्रोड्यूस करे। सेमी वर्ड को प्रोड्यूस करने का मतलब है कि टर्मिनल और साथ में नॉन टर्मिनल। वो टर्मिनल पहले भी हो सकता है, वो टर्मिनल बाद में भी हो सकता है। यार ये मतलब स्लाइड वो दो टर्मिनल ना हो, ऐसे ना? हाँ, 2 टर्मिनल भी ना हो, 2 नॉन टर्मिनल भी ना। एग्जैक्टली, ये बात ठीक होगी। तो इस शक्ल को हम कह रहे हैं क्या, रेगुलर ग्रामर।
दो नॉन टर्मिनल ना हो ऐसे। हाँ, एक हमेशा या तो सिर्फ एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा हो, एक टर्मिनल। बात बेहतरीन है कि एक नॉन टर्मिनल हो और उसके पैरेलल में हमारे पास जो है वो टर्मिनल भी एक ही हो, या फिर एक नॉन टर्मिनल किसको प्रोड्यूस करे, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल, पेयर ऑफ टर्मिनल्स ना हो या पेयर ऑफ नॉन टर्मिनल्स ना हो। ठीक है, अगर ग्रामर की शेप ये है जहां पर वो पहले टर्मिनल को और फिर नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं राइट लीनियर। राइट लीनियर ये ग्रामर क्यों है कि ये एक्सप्लोर हमेशा राइट साइड पर होगी। राइट से होगा बिल्कुल। ठीक है, हमेशा बी कुछ प्रोड्यूस करेगा, फिर जो राइट साइड वाला टर्मिनल है वो हमेशा एक्सप्लोर होता रहेगा। जबकि ये शक्ल जो है ये लेफ्ट लीनियर है। लेफ्ट लीनियर इसलिए क्योंकि ये ग्रामर एक्सप्लोर हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा। क्लियर है, दोनों ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ये दोनों ग्रामर्स रेगुलर है। इस शेप को हम कहते हैं राइट लीनियर और इस शेप को हम कहते हैं लेफ्ट लीनियर। क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस मैम। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ग्रामर रेगुलर है? और मैं यस मैम। रेगुलर है? रेगुलर है मैम। यस मैम। रेगुलर है। यस मैम रेगुलर। अगर रेगुलर है तो मुझे ये बताएं कि लेफ्ट लीनियर है या राइट लीनियर है? राइट लीनियर है लेफ्ट लेफ्ट से होगी। राइट लीनियर है मैम। लेफ्ट लीनियर है ना। लेफ्ट पे ना लेफ्ट ए लीनियर है। लेफ्ट एक पे कह रहे हैं लेफ्ट लीनियर, एक कह रहे हैं राइट लीनियर। सही कौन कह रहे हैं? मैम लेफ्ट है लेफ्ट होगी लेफ्ट। मैम। लेफ्ट होगी ना। लेफ्ट लेफ्ट पे है ना समर, इसका लेफ्ट है नॉन राइट? टर्मिनल जो है लेफ्ट पे है ना। समर आप क्या कह यस रहे हैं? मैम। आप पहले लेफ्ट कह रहे थे, अभी भी लेफ्ट ही कह रहे हैं या राइट कह रहे हैं? मैम। मैं राइट कह रहा था क्योंकि मुझे राइट लग रही थी। अब क्या लग रही है? सारे लोग कह रहे हैं लेफ्ट है। अभी तो कुछ भी नहीं लग रही, देखते हैं क्या। कौन मसला हल करेगा? खैर मोहम्मद। मैम नॉन मैम टर्मिनल है एक ना वो स्लाइड लेफ्ट पे पीछे है करें ना। तो मैं दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं सारे के सारे। नादिर क्या कह रहे हैं? ये रेगुलर ही नहीं लग रही मुझे जी सही। क्या बेटा मिस कर अच्छा गए? मैम कह रहा है कि ये रेगुलर नहीं है, ऐसा बोल रेगुलर रहा नहीं है, क्यों नहीं है? ए प्रोड्यूस कर रहा है ए बी और ये और जो लगा आर हुआ है ना। तो ये बी प्रोड्यूस करेगा, मतलब नहीं एक ये और लगा हुआ है ना, मतलब ये ए बी को कर रहा है, अलग से नीचे लिख सकते हैं ना नोटेशन के साथ। ए प्रोड्यूसेस बी। हाँ तो ये दोनों को कर रहा है ना, बी को भी कर रहा है उसको भी कर रहा है, अलग अलग करेगा। तो आपको इसकी ये वाली प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस बी वाली जो है वो उसकी वजह से ये नॉन रेगुलर हो जाएगा ना मेरे नॉन रेगुलर लग रही है। अच्छा, ए के लिए अगर मैं पूछूं, सिर्फ ए के लिए, ये बात तो आपकी बेहतर है। वैसे बात तो वैलिड है नादिर की, देखा जाए तो। ठीक है, फिर इसका मतलब है आप सही कह रहे हैं नादिर, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे समझाने में, एक्सप्लेन करने में गलती हो गई है। मैंने आपसे कहा कि हमेशा जो है वो पेयर नहीं आ सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं कि पेयर आ सकता है, पेयर ऑफ टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन सेमी वर्ड वाला कॉन्सेप्ट है असल। सही है, तो मैंने समझाने के लिए, अगर आपको याद हो ना, ये जो मैंने एरोज लगाए थे, ये जो प्रोडक्शन लिखी थी आपको समझाने के लिए लिखी थी, लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये नहीं है जो मैं कह रही हूँ। कंडीशन ये है, एक नॉन टर्मिनल या तो पूरा वर्ड प्रोड्यूस कर दे या सेमी वर्ड। बुक के अल्फाज ये है, ठीक है, मेरे समझाने में, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। वो एग्जांपल ऐसी हो गई कि ये इस बात को देखें। हो सकता है कि वाकई आपको ये शेप उन टर्म प्रोडक्शन की ऐसी ना लग रही हो, मगर ऐसी लग रही है। एक नॉन टर्मिनल या तो पूरा का पूरा वर्ड प्रोड्यूस करे या आधा वर्ड प्रोड्यूस करे। नॉन टर्मिनल या तो पूरे वर्ड को प्रोड्यूस करे या सेमी वर्ड को प्रोड्यूस करे। ये समझाने के लिए मैंने ये दोनों प्रोडक्शन लिखी थी। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि एक नॉन टर्मिनल या तो पूरा का पूरा वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि ए पूरा का पूरा वर्ड है, या हर जगह सेमी वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, मतलब नॉन टर्मिनल को कर सकता है प्रोड्यूस। नॉन टर्मिनल कहा? नॉन टर्मिनल हाँ बिल्कुल वो कर सकता है, वो कर सकता है। ये देखें ना, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें सेमी वर्ड का मतलब ये, सेमी वर्ड का मतलब यही है कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते हैं, अधूरा वर्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक नॉन टर्मिनल सेमी वर्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अगर ये बी भी लेते हैं
तो इस बी की वजह से ए मिल जाएगा हमें, तो ये सेमी वर्ड वाली कंडीशन को कर रहा है। ये ग्रामर डेफिनेटली रेगुलर है। मैम और अगर ये यहाँ पे ही अगर बी जो है उसमें मसला आ जाए, मतलब वो भी किसी और को करे, जी लाइक सेमी वर्ड को करे। मैम यहाँ पे आपने कहा ना कि बी की वजह से हमें ए मिलेगा, इसलिए वो लाइक जी जी जो बिल्कुल बीच वाली जो एग्जैक्टली, ये प्रोडक्ट है ट्रांजिटिवली वो थोड़ा सा अगर सेमी हम वर्ड इसको को देखें, प्रोड्यूस करेगा। एग्जैक्टली सही बात है। तो अगर आप अगर डायरेक्टली बी देखेंगे में तो ही आपको अगर कुछ रेगुलर ऐसा आ जाए नहीं लाइक लगेगी, अलग लेकिन से, इसको थोड़ा ट्रांजिटिवली समझने की जब हम कोशिश करेंगे कि ए प्रोड्यूस कर रहा है बी और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोड्यूस कर रहा है ए, तो अगेन हमें सेमी वर्ड ही मिलेगा। तो या तो पूरा का पूरा वर्ड प्रोड्यूस करे या सेमी वर्ड प्रोड्यूस करे, तो बी से हमें पूरा वर्ड मिल जाएगा ए। मैम अगर एस करे वो तो कैसा होगा फिर? हाँ बी तो अगर एस एस को देखिए ना, करे तो? एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेमी वर्ड ही प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखिए सेमी वर्ड, क्योंकि वो ए और बी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन ए बचा हाँ है, सही है, तो ये भी सेमी ठीक वर्ड ठीक। वाली कंडीशन है। तो ग्रामर रेगुलर है और ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। लेफ्ट लीनियर है। ठीक है, लेफ्ट लीनियर इसलिए है क्योंकि वेरिएबल्स किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। अगर लेफ्ट साइड वेरिएबल्स में सारे राइट साइड पर होंगे तो इनको हम राइट तो लीनियर। राइट लीनियर। अच्छा जी, तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेगुलर ग्रामर अगर हम रखेंगे तो रेगुलर ग्रामर हमेशा रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट करेगी, लेकिन अगर ग्रामर नॉन रेगुलर होगी तो फिर वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करेगी। ठीक है, अब ये एक ग्रामर है जी, ये किस तरह की लग रही है, लेफ्ट लीनियर है या राइट लीनियर है? एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है ग्रामर की कि ए लेफ्ट लीनियर मैम लेफ्ट लीनियर। लेफ्ट है मैम लीनियर लिखा किसकी वजह से कह रहे लेफ्ट हैं? लीनियर हम ए की वजह से। लेफ्ट बी की वजह नॉन टर्मिनल ए बी प्रोड्यूस लेफ्ट कर रहा है बी, बी और ये बी की ग्रो वजह से होगा हमेशा लेफ्ट बी साइड, तो ये लेफ्ट साइड हमेशा पे। ग्रो होती रहेगी लेफ्ट साइड पर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अगर एक लेफ्ट लीनियर ग्रामर आपको मिली हुई हो और उसे हमें राइट लीनियर में कन्वर्ट करना हो, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? उसको ऐसे कर सकते हैं, ये देखें A1 से लेके A तक हमारे पास कोई सेट ऑफ टर्मिनल है, इसका रिवर्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छा। जो बी वी की वाली शेप है, इस बी वी वाली शेप को हम वी का रिवर्स इस्तेमाल करेंगे और बी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और वो ग्रामर हो जाएगी लेफ्ट लीनियर। वी रिवर्स बी। ठीक है, जो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स हैं उन सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स को हम रिवर्स कर दें और जो नॉन टर्मिनल पहले लगा हुआ था उसको आखिर में लगा दें, तो ये एक जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म से हम किसी भी ग्रामर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो लेफ्ट लीनियर है तो राइट लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैम क्यों करेंगे हम? अगर करना है, करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल नहीं कराऊंगी, लेकिन क्योंकि बुक में एक टॉपिक है तो हम इसको जरूर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो और मैम ये वैलिड जब आप क्यों है? दो पार्सर जब हम आगे कर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ये हो सकता है कि आपको एक पार्सर, दो पार्सर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। एक पार्सर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को सपोर्ट करता है और दूसरा, जब हम कन्वर्टर बनाते हैं ना, एक लैंग्वेज कुछ और तरह के कन्वेंशंस को फॉलो कर रही होती है और दूसरी लैंग्वेज किसी और तरह के कन्वेंशन को फॉलो करती है। रेयर होगा ये केस, लेकिन जब आप कन्वर्टर बना रहे होते हैं तो आपको दोनों लैंग्वेजेस की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उस वक्त हो सकता है कि आपको ग्रामर की शेप भी चेंज करनी पड़ जाए, लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर एक ग्रामर है वो इस फॉर्म में है, वो उसका जो टर्मिनल्स है उसको रिवर्स करके हम लेफ्ट लीनियर में को राइट लीनियर में और राइट लीनियर को लेफ्ट लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। एग्जाम्पल हम करेंगे, जो अब वाली स्लाइड पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो आपने शायद नाम पहले भी सुना हुआ हो। अब हम असल जो डिस्कशन का हमारा पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। ये आपने सुना है पहले कभी? नो मैम। चॉम्स्की नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म। फॉर्म पहली दफा सुन रहे हैं? यस मैम। अच्छा, ये ग्रामर लिखने की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक कन्वेंशन है। इस तरीके से जब भी आप ग्रामर्स को लिखते हैं तो वो स्टैंडर्ड होती है। इसको हम कहते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। जिन्होंने स्टैंडर्ड दिया था उनका अपना नाम नॉर्म चॉम्स्की था, तो उन्होंने अपने नाम पर इस ग्रामर को
चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इसका नाम रख दिया। अगर आपको ये नाम लंबा लग रहा है तो हम इसको CNF भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे और चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। ग्रामर लिखने का बेहतरीन तरीका, कोई रीड करे स्लाइड। सागर अली, आदर्श, ठीक है जी, मैं ही कर लेता हम्म, हूँ। मैं करता हूँ। मैं हाँ करेंगे। Chomsky normal form. When working with context-free grammars, it is often convenient to have them in simplified form. One of the simplest and most useful forms is called the Chomsky normal form. Chomsky normal form is useful in giving algorithms for working with context-free grammars within a polynomial time. कुछ समझ आ रहा है? इसमें आखिरी वाला थोड़ा आखिरी वाले को छोड़ दें, चलो पहले दो वाले। हाँ मैम, जाहिर सी बात है जी मैम, समझ आ गया। पहला दो पॉइंट क्या कह रहे हैं, मतलब पॉइंट सेम ही है, तीनों का पॉइंट एक ही है, लेकिन फिर भी जो भी आपको समझ में आया वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैम जब भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की बात करते हैं तो उनको मतलब उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहिए, और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है सबसे बेहतर वो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। हमेशा ग्रामर को लिखने का जो बेहतरीन तरीका है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, और वो पढ़ने में भी आसान होती है, प्रोसेस करने में भी आसान होती है। जाहिर है कि सिंपल लिखी हुई होगी, किसी और की ग्रामर पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अभी आपने कुछ एग्जांपल्स देखी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाली एग्जांपल देखी, स्पेशली वो सेंटेंस वाली एग्जांपल देखी, किसी और की लिखी गई ग्रामर को अंडरस्टैंड करना वैसे ही मुश्किल होता है। तो अगर वो ग्रामर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हो तो उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना हो तो उसको अंडरस्टैंड करना ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर आखिरी वाले पॉइंट में हम बात करते हैं मशीन की। मशीन तो कंप्यूटर है तो वो कुछ भी अंडरस्टैंड कर सकता है, बात ठीक है, लेकिन अगर ग्रामर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो कभी कभार जो आपने कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में पढ़ा होगा ना, पॉलिनोमियल टाइम वगैरह, ये चीजें पढ़ी हमने, O ऑफ n, बिग O n, n स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं? यस मैम, ये होते टाइमिंग होते हैं एल्गोरिथम्स के। वो टाइम जो कि रियलिस्टिक टाइम है, O ऑफ n स्क्वायर तक भी हम पॉलिनोमियल टाइम कहते हैं। O ऑफ n या O ऑफ n स्क्वायर, ये सब पॉलिनोमियल टाइम है विद इन अ पर्टिकुलर जो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम है, उस टाइमिंग के अंदर प्रोसेस हो जाना। अगर ग्रामर नॉर्मल फॉर्म में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिखी होगी तो ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बल्कि कंप्यूटर भी उसको प्रोसेस आसानी से कर सकेगा, पॉलिनोमियल टाइम में कर सकेगा। अगर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखी होगी तो हो सकता है कि एक तो उसको रीड करने में ही प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हम उसको कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग करने के लिए जाएं तो वो इतना टाइम ले ले कि वो एक बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाए, और वो रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी बहुत ज्यादा लेने लगे और अनरियलिस्टिक हो जाए। तो इसलिए जब भी हम कंपाइलर्स या ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर्स डिजाइन करते हैं और उनके लिए ग्रामर लिखते हैं, तो ग्रामर लिखते हुए हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को ज़हन में रखते हैं कि अगर हम इस रूल को फॉलो करते रहेंगे तो ग्रामर हमारी सिंप्लीफाइड रहेगी और प्रोसेसिंग उसकी आसान रहेगी। ठीक है, अब ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहती क्या है, ग्रामर को किस तरह से सिंप्लीफाइड करना है। ग्रामर को इस तरह से सिंप्लीफाइड करना है कि ग्रामर के अंदर सिर्फ दो शक्ल की प्रोडक्शन होनी चाहिए। रेगुलर ग्रामर में भी आपने कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन देखी, मगर यहाँ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कुछ सख्त रिस्ट्रिक्शन है। या तो ग्रामर के अंदर दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहे होंगे किसी प्रोडक्शन के अंदर, या सिर्फ एक नॉन टर्मिनल, या सिर्फ एक टर्मिनल। दो ही शक्ल की प्रोडक्शन हो सकती है जो कि एक्सेप्टेबल है। एक शक्ल जो कि एक्सेप्टेबल है वो ये है कि दो नॉन टर्मिनल्स हो, एक नॉन टर्मिनल आगे से दो नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा हो, या एक नॉन टर्मिनल सिर्फ एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा हो। मैथमेटिकली थोड़ा सा देखते हैं, इसको पढ़ने में आसान होगा। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म फॉर्मल डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोडक्शन सिर्फ इन दो शक्लों की हो सकती है और किसी तीसरी शक्ल की नहीं होगी, इससे मिलती जुलती शक्ल की भी नहीं होगी, सिर्फ ये दो शक्लें ही एक्सेप्टेबल है। एक नॉन टर्मिनल आगे से दो नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रहा हो तो ठीक है, अकेले को भी नहीं करेगा, तीन को भी नहीं करेगा, चार को भी नहीं करेगा, सिर्फ पेयर ऑफ नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस करेगा। और या अगर दो पेयर ऑफ नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो एक अकेले टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा।
इसको हम कहते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझ भी यस आना मैम। चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी, 5 मार्क्स की आपका ये टॉपिक पढ़ने के बाद एक एग्जाम्पल आपको दे दूंगी, और इसके अलावा वीक के एंड में एक असाइनमेंट होगी, उस असाइनमेंट के अंदर आपको 5 ग्रामर्स को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये सैटरडे को अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप वो चारों ग्रामर्स को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो आपको इस बात पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो वो करेस्पॉन्डिंग मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स जो आपकी एक्टिविटी असेसमेंट है उसके हिसाब से भी, और फाइनल में तो फॉर श्योर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का सवाल जरूर आता है। तो अब इस टॉपिक को प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो जरूर क्वेश्चन करें। ऐसा ना हो कि बाकी मैम सारे जो सो रहे हैं वो मिस कर जाए कोई पॉइंट। ठीक है? हम मैम दोबारा मैम एक बात को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैम एक सवाल था। जी बेटा। मैम यहाँ पे ए मतलब मैम एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकता है, वो भी लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। हाँ कर सकता है। वो ये है कि अगर ए खुद जो है वो स्टार्टिंग नॉन स्टार्ट वेरिएबल। यस मैम। अगर स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, वैसे हम जो ठीक है है मैम। ये वाली प्रोडक्शन पसंद नहीं करते। आगे के स्टेप्स में बहुत अच्छा सवाल है, आपको पता नहीं कैसे अंदाजा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कराने देना है। हमारी ये नापसंदीदा तरीन प्रोडक्शन है कि एस प्रोड्यूस कर रहा हो, क्योंकि हमने ये कहा है ना कि एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर सकता है, ये शक्ल एक्सेप्टेबल है। तो हालांकि ये शक्ल भी ऐसी जी है, मैम। एस प्रोड्यूस कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग को, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है किसको? टर्मिनल को। लेकिन ये यस मैम। सिर्फ हम तब एक्सेप्ट करेंगे जब वो नॉन टर्मिनल कौन होगा? स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल। इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज ए स्टार को प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक लैंग्वेज है ए प्लस और एक लैंग्वेज है ए स्टार। इन दोनों लैंग्वेजेस में फर्क क्या है, जरा कोई मुझे बताएगा? मैम ए दोनों प्लस रेगुलर में जो है एक्सप्रेशन ना लिखी वो है ना दो अलग एम अलग लैंग्वेज की। मैम यस ए मैम। प्लस में एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होता। ए प्लस वाली जो लैंग्वेज होगी उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगा, बाकी ए के कोई भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 1 ए 2 ए 3 ए 5 ए 10 ए। यस मैम। और ए स्टार का क्या केस है? एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकता है। इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें एक्सेप्टेबल है। जीरो अकरेंस भी एक्सेप्टेबल है, 1 अकरेंस भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर लैंग्वेज ऐसी होगी और उसकी मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखूंगी कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्शन ये तो आएगी डेफिनेटली। ठीक है? वहां पर अगर लैंग्वेज इस तरह की है कि वो क्लोजर को सपोर्ट कर रही है, तो फिर वहां पर स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल एप्सिलॉन को प्रोड्यूस कर रहा होगा, वहां पर हम इजाजत दे देंगे। ठीक है? वो रीजन क्या है इस प्रोडक्शन को एक्सेप्ट करने का? कि लैंग्वेज ही जो है वो क्लोजर को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर लैंग्वेज इस शक्ल की है, उस लैंग्वेज के अंदर कभी नल नहीं आ सकता। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन है, मगर एक बात तय है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, इस रेगुलर लैंग्वेज के अंदर कभी नल स्ट्रिंग नहीं आएगा। तो फिर हम ये नहीं आने देंगे, फिर एप्सिलॉन नहीं आ सकता, फिर नल प्रोडक्शन हमें ना पसंद है, वो नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात? तो ये यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड जो लिखा है कि हम अलाउ कर रहे हैं इस रूल को, कि सिर्फ उस वक्त अलाउ करेंगे इस रूल को जबकि वो जो टर्मिनल होगा नॉन टर्मिनल वो स्टार्टिंग होगा। ए के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि ए स्टार्टिंग सॉरी ए के लिए इस ग्रामर के केस में ए अगर प्रोड्यूस कर देता है एप्सिलॉन, हम अलाउ करेंगे, बी को नहीं करने देंगे, सी को भी नहीं करने देंगे। क्लियर है? आगे अगर कोई और नॉन टर्मिनल एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसको हम रोकेंगे। लेकिन अगर ए खुद ही पहला नॉन टर्मिनल ही अगर एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम आने देंगे। उसका रीजन ये है कि वो पूरी लैंग्वेज नल हो सकती है। क्लियर हो रही है बात? आगे चलें? मैम जी बेटा। मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पे मतलब इसी स्लाइड में। हाँ हाँ पूछे पूछे। मैम जो ए प्रोड्यूस कर रहा है बी सी टर्मिनल को, जी जी, नॉन टर्मिनल को, तो नॉन टर्मिनल को, तो बी या सी मतलब ए को प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। वो हमारी सवाल है रिस्ट्रिक्शन को। ये नहीं है। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा नोट पैड या वर्ड खोल लेती हूँ।
मेरी स्क्रीन पे इतनी विंडोज आ रही हैं। चले, ई प्रोड्यूसेस ए बी। रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर एक नॉन टर्मिनल होगा तो वो प्रोड्यूस हमेशा किसको कर रहा होगा? दो नॉन टर्मिनल को, पेयर को। ये एक्सेप्टेबल है। ए प्रोड्यूस कर रहा हो एस बी एस ए, ये एक्सेप्टेबल है। बी प्रोड्यूस कर रहा हो सी ए, ये एक्सेप्टेबल है। हमेशा प्रोडक्शन की शक्ल क्या होनी चाहिए कि राइट लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन टर्मिनल हो और राइट हैंड साइड पर हमेशा दो नॉन टर्मिनल हो। या तो ये शक्ल एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ये नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर एक अकेला आएगा, और वो क्या? टर्मिनल। वो क्या? टर्मिनल। ठीक है, अगर एक अकेला आ सकता है तो टर्मिनल आ सकता है, और अगर नॉन टर्मिनल आएंगे तो सिर्फ दो आएंगे, और सिर्फ इन दो शक्लों की प्रोडक्शन को ही हम अलाउ करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कौन किसको प्रोड्यूस कर रहा है। सागर, क्लियर हो रही है मेरी बात? यस ठीक है, मैम, क्लियर। तो ये दोनों ही नोटेशंस हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी शक्ल की नोटेशन आ गई, फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऐसा आ गया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऐसा आ गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। सिर्फ इन दो शक्लों की प्रोडक्शन ही एक्सेप्टेबल होंगी। मैम जी, ऐसा क्वेश्चन है कि ये मतलब सेम नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब ए डबल बी प्रोड्यूस करे? ए डबल बी प्रोड्यूस करे, बिल्कुल कर। ये अच्छा, ये वैलिड? ओके, ये एक्सेप्टेबल है। एस अपने आप को दो दफा प्रोड्यूस कर दे, एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। ये सब एक्सेप्टेबल। मैम यहाँ पे बीच वाला एक्सेप्टेबल है ना, डबल बी वाला? नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं नहीं है, है? क्यों? नहीं, क्यों जिशान, क्यों? नहीं? मतलब वही पूछ रहा हूँ ना मैं, क्यों नहीं? हाँ, नहीं कि समझ वो में भी तो ये नहीं, टर्मिनल एक्सेप्टेबल। है ना दोनों। हाँ, बोले बोले। मतलब वो नीचे वाला तो ठीक है, वो भी टर्मिनल है, ये भी तो टर्मिनल ही ना। हाँ, अब लेकिन अगर वहाँ पे डेफिनेशन में देखें तो उसने बोला कि टर्मिनल होना चाहिए, एक एक हो ही टर्मिनल। तो एक्सेप्टेबल है, दो हो जाएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक हो तो एक्सेप्टेबल है, दो हो जाएंगे। नॉन टर्मिनल के केस में बात उल्टी है। नॉन तो टर्मिनल ये के केस में बात ये उल्टी है कि अगर दो होंगे तो एक्सेप्टेबल है, एक होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम, तो ये डबल बी को हम एज अ नॉन टर्मिनल नहीं कंसीडर कर सकते? अगर ये नॉन टर्मिनल है, क्योंकि हम थोड़ा सा ही कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जब स्मॉल होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल से, और जब कैपिटल होता है तो नॉन टर्मिनल। अगर ये नॉन टर्मिनल है, अगर ये ऐसा है कि आगे कुछ और प्रोड्यूस करेगा, तो डेफिनेटली फिर अलाउड है, फिर ये इस फॉर्म में। लेकिन इस वक्त मैंने कहने का ये कोशिश की है कि ये बी और बी दोनों नॉन टर्मिनल है, ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर ये दोनों टर्मिनल है तो अनएक्सेप्टेबल है, अगर ये दोनों नॉन टर्मिनल है तो एक्सेप्टेबल। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? यस मैम। तो मैम अगर यहाँ पे वैसे जो पिछले आपने एग्जाम्पल किए, पीछे करेंगे थोड़ा कंट्रोल भी कर दिए थोड़ा। एक मिनट थोड़ा। जी, अब बोलें। यही इसी डबल बी पे मतलब था ये वाला, हाँ। कि अभी अगर एस के ऊपर रख दें आप, एस जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे ए और बी, वहाँ पे लिखें आप ये वाला ए वो और बी, कैपिटल वाली, मतलब नहीं नहीं बड़ा वाला कैपिटल वाला, मतलब नॉन नॉन टर्मिनल है वो कोई भी। ये कि अभी प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अभी अगर ए ये जो है है तो ना, ये एक्सेप्टेबल है। अभी जो ए है ना वो एक सिंगल जो है वो टर्मिनल प्रोड्यूस कर रही है, और बी भी ऐसे ही कर रही है, सिंगल टर्मिनल जो है प्रोड्यूस कर रही है, तो उस हिसाब से सही होगा वो। देखें, ये शक्ल है अगर, और बी की भी ऐसे ही है, मतलब दूसरी भी।
ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, 100% एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्योंकि जहां पे नॉन टर्मिनल है वो पेयर है, बिल्कुल यही वाली फॉर्म है, और जहां पर टर्मिनल है वो अकेला है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ओके ठीक है। लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल कब हो जाएगा कि अगर टर्मिनल एक है या तीन है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। अगर टर्मिनल जो है वो दो है तो नॉट एक्सेप्टेबल है। अगर टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन, नॉट एक्सेप्टेबल है। अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन तो ठीक है। स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन, ये ई मैं एप्सिलॉन कहना चाह रही हूँ इसको, ठीक है। अगर ये नल है, अगर ये लैम्डा है तो ये एक्सेप्टेबल है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल। लेकिन अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसको मैं एक्सेप्टेबल बना देती हूँ, अगर ये दो टर्मिनल्स को, नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो भी ठीक है, अगर ये एप्सिलॉन को प्रोड्यूस कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन किसी और प्रोडक्शन को हम एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं करने देंगे। मैम मतलब ये जी बेटा। इनिशियल में होगा। ये हम बीच में जो और लगा रहे हैं इसका क्या मतलब है? इस और का मतलब ये होता है दो प्रोडक्शंस को अगर मैं जोड़कर लिखूं तो वो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है ना, ये आपको दो प्रोडक्शन नजर आ रही है, ये ग्रामर है, इसके अंदर दो प्रोडक्शन है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जरा सिंप्लीफाई करके, एस प्रोड्यूसेस एस एस और ए, ए। ठीक है। चाहे मैं ये दो प्रोडक्शन लिखूं चाहे ये दो लिखूं, ये भी दो ही है, ये रूल दो ही है। एक रूल है एस प्रोड्यूसेस एस एस और दूसरा रूल है एस प्रोड्यूसेस ए, ठीक है। ये दो रूल्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। सही अगर है। ऐसे लिखा है तो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने रूल हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि एक रूल है, अभी भी दो ही रूल है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एस प्रोड्यूसेस एस एस और ए। मैम जी मैम मैम डबल एस ए को प्रोड्यूस कर सकता है क्या? ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है? डबल एस प्रोड्यूस करे ए को। डबल एस से आपका क्या मतलब है? आपने नाम ही नॉन टर्मिनल का ऐसा रखा है कि वो डबल एस एक ही यस चीज। मैम, सवाल ये कि डबल एस यस क्या है? मैम। मैम डबल एस डबल एक एस वेरिएबल है या दो वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, नॉन टर्मिनल जो प्रोड्यूस कर रहा है ए को। ऐसे लिखना नहीं चाहिए, थोड़ी सी आप ग्रामर की वॉयलेशन कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वैसे अगर आप कहना चाह रहे हैं, जैसे मैं सी में लिखती हूँ ना या जावा में, कि इंटीजर एस एस लिख सकती हूँ, लेकिन ये वेरिएबल एक ही है, ये एक ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर आपने नाम ऐसा रख दिया है तो ठीक है कि ये वेरिएबल एक ही होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि ये दो है। अगर ये एक ही है तो ठीक है, ये ए को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है, सेफ तरीका ये है कि आप नॉन टर्मिनल का नाम ऐसा ना रखें, रखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो आप नॉन टर्मिनल का नाम ऐसा रखें कि उसमें एक ही अल्फाबेट हो, ताकि कोई एम्बिग्विटी आपको ना हो। एडवांस लेवल पर बात आप ठीक कह रहे हैं, अगर ये एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल का नाम आपने एस एस रख दिया है तो ठीक है, फिर ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप एक वेरिएबल का नाम एस एस ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि कोई देखने वाला ये भी समझ सकता है कि ये दो वेरिएबल है। किस किस को जाकर बताएंगे कि मैंने एक ही वेरिएबल बनाया था और उसका नाम एस एस रख दिया? कोई मानेगा नहीं आपकी बात। ठीक है सही है बेटा। यस मैम। यहाँ पर जो एस एस लिखा है वो साफ बता रहा है कि एस अपने आप को दो दफा रिकर्सिवली जनरेट कर रहा है, ये एस अलग है, वो एस अलग है, ठीक है। इस प्रोडक्शन से मैं दो ए प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो एक वेरिएबल का नाम ना रखें आप, बेहतर है कि डबल एस। ठीक है। तो हम क्या करें कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म किसको कहते हैं? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं ऐसी फॉर्म ऑफ ग्रामर को कि जिसमें सिर्फ इन दो शक्लों की प्रोडक्शन अवेलेबल हो। अगर हम इस कन्वेंशन को जहन में रखते हुए ग्रामर लिखते हैं, वो ग्रामर सीएनएफ कहलाती है, वो सिंप्लीफाइड होती है, वो बहुत आसानी से प्रोसेस होने वाली होती है और सबसे ज्यादा रिकमेंडेड ग्रामर की शक्ल है। मैम जी इसमें लिखा हुआ है बी एंड सी में नॉट बी द स्टार्ट वेरिएबल, इसका मतलब क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब ये है, आप लोगों को मेरी आवाज अभी भी क्लियर हो रही है अजान के बाद भी? जी जी।
इसका मतलब ये है कि अगर वो जो बात मैंने आपको पहले समझाई थी, एक मिनट, बेटा इसका मतलब ये है कि वैसे तो ये कन्वेंशन है कि कोई भी नॉन टर्मिनल को नहीं चाहिए कि वो एप्सिलॉन प्रोड्यूस करे। जनरली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कोई नॉन टर्मिनल जो है वो एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सबसे पहले जब हम किसी ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने चाहेंगे तो हम चाहेंगे ये प्रोडक्शन खत्म हो जाए, ए प्रोड्यूस ना कर सके एप्सिलॉन को, ना हम ए को एप्सिलॉन प्रोड्यूस करने देंगे ना हम बी को एप्सिलॉन प्रोड्यूस करने देंगे। लेकिन अगर एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल तो ये हम करने देंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, कि अगर बी और सी जो है वो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल नहीं है तो फिर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते एप्सिलॉन को, लेकिन जो एस स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एप्सिलॉन को। क्लियर हो रही बात? यस मैम। बी और सी स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है नहीं है, इस वजह से वो एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन एस क्योंकि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है इसलिए वो एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर मेरे पास कोई CFG है, जब आप भी CFG लिखते हैं, हम सब जब CFG लिखने जाते हैं या हमारे सामने कोई CFG आती है, वो ज्यादातर नहीं होती चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम सोच नहीं सकते, हम सोचते हैं अपने तरीके से, हमारा तरीका सोचने का माइंड का बड़ा वेग है। तो बहुत दफा हमें जरूरत पड़ेगी कि एक ग्रामर जो कि CFG होगी लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, तो किसी ग्रामर को CFG को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में श्योरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली बात ये, जैसे कि नादिर ने सवाल पूछा था, किसने पूछा था, बहुत अच्छा सवाल रेगुलर में पूछा था कि क्यों करें, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि CFG को जरूर हमें कन्वर्ट करना है CNF में। क्यों? पहली बात, हो सकता है मैंने खुद ग्रामर लिखी, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखी, मैंने जावा के लिए ग्रामर लिखी, सी लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखी, किसी भी लैंग्वेज के लिए मैंने ग्रामर लिखी, लेकिन वो ग्रामर मैंने अपने तरीके से लिखी, सिंप्लीफाइड नहीं थी, या मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ किसी और की ग्रामर तो कोई और लिख गया, मुझे उसके लिए कंपाइलर बनाना है। अब जावा की ग्रामर जैसी है वैसी ही रहेगी, सी की ग्रामर जैसी है वैसी ही रहेगी, मुझे उसके लिए अगर पार्सर बनाना है तो जाहिर है अगर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो मुझे लाना पड़ेगा ताकि वो सिंप्लीफाइड हो, ताकि वो प्रोसेसिंग में आसान हो। तो किसी भी CFG को बहुत जरूरी है कि आपको कन्वर्ट करना है CNF के अंदर। अगर हम CFG को कन्वर्ट करना चाहते हैं CNF में तो उसके 4 रूल्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीकों से किया हुआ है, और वैसे तो ये आपकी कोहेन वाली बुक में भी है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, लेकिन कोहेन वाली बुक में थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से समझाया हुआ है। ये जो 4 स्टेप्स मैंने निकाले हैं ना, ये मैंने निकाले सिप्सर वाली बुक से। आपके LMS पर एक और बुक मैंने शेयर की हुई है जो कि उसमें है, किसमें भला, आपकी जो रेफरेंस बुक्स है उनमें आती है, आपको दिखा भी दूं,
कोई और बुक कभी आपने खोल के देखी है? नहीं मैम। कोहेन वाली खोल के देखी है? नो मैम। वो वो भी रिकमेंडेड नहीं खोली। अच्छा बहरहाल, कभी तो ये कभी आपकी खोल कोर्स लेते हैं। टेक्स्ट बुक है कोहन वाली, ठीक है, लेकिन ये आपकी रेफरेंस बुक 1 है सिप्सर वाली, आई गेस। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रेफरेंस बुक 2, ये बड़ी जबरदस्त बुक है, ठीक है। पूरा तो मैंने आपको इसमें से नहीं पढ़ाया है ज्यादातर, क्योंकि कोहेन वाली बुक आसान वर्ड्स में लिखी गई है, तो वो ज्यादातर चीजें तो मैंने कोहेन से कवर कराई हैं। मगर ये जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वाला टॉपिक है ना, ये सिप्सर वाली बुक से, ये जो आपकी कोर्स टेक्स्ट बुक सेकंड वाली है, इसका टाइटल पेज आ जाए तो आप उसको पहचान पाएंगे। ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म अगर आपको पढ़नी हो तो आप इस बुक से पढ़िएगा, ठीक है। और मैंने ये जो स्टेप्स लिखे हैं 4, ये इसी बुक्स में से निकाले हैं। वैसे आप इंटरनेट से किसी और ट्यूटोरियल से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ेंगे। सीएनएफ में कन्वर्ट होने की कन्वेंशन तो वही है कि ग्रामर की शक्ल वैसी होनी चाहिए जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां से अच्छा लगे। लेकिन हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सिप्सर वाली बुक से पढ़ें। सिप्सर, इस बुक के अंदर 4 स्टेप्स बताए गए कि आपके सामने कोई भी सीएफजी आए, इन चारों स्टेप्स से उनको गुजार दें, आपकी ग्रामर सीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 4 स्टेप्स कौन से हैं? ये 4 स्टेप है। पहला है मेक अ न्यू स्टार्ट सिंबल। क्या मतलब है अभी समझाऊंगी। रिमूव नल प्रोडक्शंस, remove unit productions and additional variables to be added if required। ठीक है, 4 स्टेप्स एक एक करके चलते हैं कि ये 4 स्टेप्स का मतलब क्या है। अच्छा, पहले ब्रेक कर लें थोड़ी सी, मैं नमाज पढ़ लूं। नमाज जी पढ़ने की मैम कर इजाजत है लो। बच्चों मुझे? बिल्कुल मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक 6 है, बजे तो तक ब्रेक करते हैं। मैं नमाज तो मैं 5 मिनट में पढ़ लूं, आधे तो 5 घंटे, मिनट आधे में आ जाऊं या थोड़ी देर में आऊं? आधे मैम घंटे 6 बजे स्टार्ट करते देर हैं। में आए। 6 बजे स्टार्ट कर लूं? चलें ठीक है, हम 6 बजे स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे नमाज भी पढ़ लेती हूँ, आप लोग भी अगर कुछ फ्रेश होना है तो आ जाए। उसके बाद हम एक ग्रामर से स्टार्ट लेंगे और उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और अगर कोई नहीं भी था तो उसको बुला लें, क्योंकि ये टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है।